दिन ब दिन जो अनस्टेबिलिटी है सियासत के अंदर, अवाम में तासुर ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाती, काम कोई भी नहीं कर रहा। जब आप लोग आए तो कहा यह गया कि डॉलर की सूरत हाल जो है ये खान साहब की वजह से है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, अब उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अवाम कहती है हम किसको माने। जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, जो माशी बदहाली है, वो किसी एक शख्स की, एक फर्द वाहिद की या एक दौर की नहीं है। वो एक लंबा तसलसल है। 20-30 साल से जो है वो पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो शुमाल की तरफ जा रही है, पसमानदगी की तरफ जा रही है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये मसाइल शुरू हुए हैं। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून की हुकूमत रही, खान साहब की हुकूमत रही, अब फिर PDM की हुकूमत आई है। तो जो माशी मसाइल हैं उसमें मेरे ख्याल से जो है वो सब की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी है। आपके अंदाजे में पाकिस्तान के हर फर्द वाहिद पे कितना कर्ज बनता है और एक्चुअली इस तमाम मामलात का हल क्या है? ये इस तरह देख लीजिए कि खान साहब जब आए थे हुकूमत में तो उस वक्त 29,000 अरब रुपया कर्जा था, और जब खान साहब छोड़ के गए तो 45,000 को तजावुज कर गया था। और खान साहब ने 3.25 साल के कलील अरसे में 78% कर्ज ऐड किया था, जो पिछले 71 साल में हुआ था। तो खान साहब को तो कर्ज की बात ही नहीं करनी चाहिए। और सच्ची बात ये कि हर साल हमारा कर्ज अब इतना बढ़ रहा है कि अब हम 50,000 अरब रुपए पे कर्ज में बैठे हैं कि एक एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। खान साहब कहते थे लोग नौकरियां करने आएंगे, लेकिन अब लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, खासकर पेट्रोल के हवाले से अगर हम बात करें, चीजें कम होंगी आने वाले वक्त में, आपको नजर क्या आ रहा है? या महंगाई इससे भी ज्यादा हद से तजावुज करती जाएगी? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है तो इसके तहत कुछ महंगाई तो एक्सपेक्टेड है कि होगी, और उसके बाद जो बात हो रही है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो उससे भी महंगाई होगी। और फिर मुझे लग रहा है कि जिस किस्म की हुकूमत टैक्स लगाने का सोच रही है उससे और महंगाई होगी। तो इस वक्त महंगाई तो मुझे नज़र आ रही है, और जो पिछले 4 महीने में हमने जो वक्त ज़ाया किया है और जो नुकसानात किए हैं उसका खमियाजा हमको फ़ौरन भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ता था, बिजली बढ़ती थी, तो कहते थे कि हुकूमत जिम्मेदार है, और जब कम हुआ तो क्रेडिट मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने लिया। अब जब दोबारा चीजें बढ़ रही हैं तो इस चीज का क्रेडिट कौन लेगा? ऑयल की प्राइस दुनिया भर में बढ़ जाती है, बैनुल-अक़वामी मंडी में प्राइस बढ़ जाती है, तो हुकूमत नुकसान करके तो नहीं बेच सकती। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा था और नुकसान करके बेचा था तो बहुत नुकसान, अरबों का नुकसान मुल्क में भी हुआ है, और पाकिस्तान जो था वो दिवालिये की तरफ धकेल दिया गया, डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया गया, जिसको हमने बड़ी मेहनत से बचाया। ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस करना पेट्रोलियम की प्राइस पे कि 1 रुपया अब क्यों बढ़ गया, 1 रुपया क्यों कम हो गया, ये नहीं करना चाहिए। जो दुनिया भर में प्राइसेस हैं उसको हमको पास ऑन करना ज़रूरी है। ये डार साहब ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते थे जब मैं प्राइस बढ़ाता था, लेकिन जो ये इन्होंने बढ़ाई है तो मैं समझता हूँ कि ठीक किया इन्होंने, इनके पास कोई और चारा नहीं था। मुल्क भर में इतनी बारिशें हुई कि जो फ्लड की सूरत हाल है वो दुनिया भर के सामने है। उस फ्लड के बाद जो नुकसानात हुए, किस हद तक आप समझते हैं कि उनका अजाला अब तक हो पाया, और एक्चुअल पाकिस्तान ने इस सारी कंडीशन में कितना स्ट्रगल किया? देखिए, फ्लड से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, और सच्ची बात ये कि इसमें पाकिस्तानियों का कसूर भी नहीं था। सिंध के अंदर कपास की तकरीबन फसल ख़राब हो गई। सिंध के अंदर मेरे ख्याल से 1/3 से ज़्यादा चावल ख़राब हो गया। आपकी प्याज की कुछ फसल, टमाटर की काश्त, ये सब ख़राब हुई है। अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। दुनिया उसकी बात तो कर रही है, मदद करने की, कर्ज दे रही है, आहिस्ते आहिस्ते देगी, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकेंगे हमारा जो नुकसान हुआ है। कितना टाइम लगेगा इस सारी चीज़ को रिकवर करने में? जो बच्चों की स्कूल बैग गई या जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे इस साल, उनका तो साल ज़ाया हो गया। ज़राअत का नुकसान हो गया, वो भी हो गया। आप रोड वगैरह ठीक कर लेंगे, कुछ कर्जा मिल जाएगा, लेकिन ये 1-2 साल पाकिस्तान के लिए इस सैलाब की वजह से बहुत बुरे निकलेंगे। BRI है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्चुअल फ़ायदा क्या होना है और पर्पस क्या था? ज़रा ये एक्सप्लेन कर दें पब्लिक को। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लिया है, पहले इसको चाइना ओबोर बोलता था, वन बेल्ट वन रोड। ये एक चाइना का इनिशिएटिव है, CPEC उसी का हिस्सा है। जो पाकिस्तान में BRI का इनिशिएटिव है उसको हम CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना ने दुनिया भर में बिलखुसूस गरीब ममालिक में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। चाइनीज़ कंपनीज के पास इसकी नो-हाउ है, टेक्नोलॉजी है और पैसे थे। दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। मगरबी ममालिक, इन अफ्रीकन ममालिक को, जनूबी एशिया के ममालिक को कर्ज नहीं देते थे, तो चाइना ने कर्ज दिए और इधर बनवा दिया। मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ किया है CPEC, जिसके तहत हमें बिजली घर लगे, रोड रस्ते लगे, इसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत अच्छा है। क्या समझते हैं कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पाकिस्तान और चाइना का जो भी इश्तराक है उससे यकीनी तौर पर हमें फ़ायदा हो सकता है? जो चीन ने अभी तक सरमायाकारी पाकिस्तान में की है या कर्ज दिए हैं, उसमें एक पावर सेक्टर के अंदर उसने सरमायाकारी की है और करवाई है, और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। फिर गवादर के पोर्ट पे काफ़ी काम किया, पोर्ट
पोर्ट के ऊपर, तो पोर्ट ऑपरेशन के अंदर भी सरमायाकारी की है। लेकिन जो सेकंड पार्ट सी पैक का था, जो हम करना चाह रहे थे, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो है कि जहाँ पे चीन की कंपनियां पाकिस्तान में आके अपने कारोबार सेट करें, इधर सनतें लगाएं और पाकिस्तान से मसनूआत बनाकर चीन भी भेजें और दुनिया भर में भेजें, और वो चीन की फैक्ट्री अपने यहाँ पे खुले तो पाकिस्तानी लोगों को नौकरियाँ दें, रोज़गार भी मिले हमारे लोगों को, और फिर इससे बरामदाद हो ताकि हम कुछ ज़राए मुबादला कमा सकें, जिसके तहत कर्ज हैं वो वापस कर सकें। खान साहब की जब भी कोई बात होती है तो वो तोशा खाना, अक्सर इस बीच में प्रोग्राम भी रहे, तो तोशा खाना से हटके कोई ज़्यादा चीज़ें निकल नहीं आई। उसके बाद फिर ये गिरफ्तारियां रिसेंट पास में शुरू होती हैं। इन सारी चीज़ों में फोकस के बजाय आपस में पॉलिटिकल शख्सियात जो क्लैश होते रहते हैं, सर इसको ख़त्म करके कभी इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते? कोई आपकी मुशावरत रहती है पीछे किसी? बात आपकी एकदम दुरुस्त है। इस वक्त अगर मुल्क का जो मसला है वो ना तोशा खाना है ना कोई और चीज़ है, मुल्क का मसला ये कि हमारी मईशत जो है वो इस वक्त बहुत बुरी जगह पे खड़ी है जहाँ पे हमको ठीक करना है। और सियासी लीडरान जो हमारे हैं, PTI के हो या दीगर पार्टियों के हो, वो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन साथ साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि खान साहब ने भी अपने 4 साल के अंदर जो बातें की थी और जो दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की थी, लोगों को जेल में बंद किया था, विरासत मदीना की बातें करते थे और कुछ बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो फिर सामने लोग बोलते तो होंगे ना कि भाई आपने तोशा खाना से घड़ियाँ लेके बेच दी, आपने तोशा खाना में डिक्लेरेशन नहीं की, आपने तोशा खाना के अंदर अंडर वैल्यूएशन की है। और ये सिर्फ तोशा खाना नहीं है, बेगम साहिबा जो थी उन्होंने अंगूठी भी ली है, 5 कैरेट की, करोड़ों रुपए की अंगूठी होती है। उन्होंने ज़मीनें ली हैं, मलिक रियाज को जब 190 मिलियन पाउंड इन्होंने वापस किए कि जो पकड़े गए थे लंदन में, तो उसकी एवज इन्होंने पता नहीं कितने 100 कनाल ज़मीन ली है। दूसरा जो फरागोगी साहिबा थी, खान साहब की बेगम साहिबा की दोस्त, जिनको इन्होंने खुली छुट्टी दे रखी थी पंजाब में कि आप पोस्टिंग ट्रांसफ़र करें और पैसे के एवज करती थी, वो सबको पता है। बुज़दार साहब ने पैसे कमाए हैं और दीगर खान साहब की जो टीम के लोग थे पैसे कमाए। तो फिर वो खान साहब से सवाल पूछते हैं कि जब आपने एक अज़म उठाया था करप्शन के खिलाफ और सारा दिन ये बात करते थे, और आपने उस चक्कर में आपने कहा कि नवाज शरीफ को बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा, और सबको बंद किया, मुझको भी मिसाल के तौर पे जेल में डाला जबकि कोई केस नहीं था। तो जब आपने इतना अज़म उठाया तो फिर ये अज़म अपने सियासी मुखालफिन तक तो ठीक था, लेकिन फिर अपने दोस्तों पे क्यों छोड़ दिया आपने? फिर वो फरागोगी की करप्शन आपको नज़र नहीं आई, उस्मान बुज़दार की करप्शन नज़र नहीं आई, बेगम साहिबा की करप्शन आपको नज़र नहीं आई। जिस घर में आप ज़मान पार्क में रहते हैं वो घर किसी और ने आपको बना के दिया है। आप वज़ीर आज़म हो और आपको कोई 10-20 करोड़ रुपए का घर बना दे तो क्या वो रिश्वत के ज़मरे में नहीं आता? तो ये बात भी एक बात को निशानदेही करती है कि तमाम सियासी लीडरान जो हमारे आते हैं वो एक जैसे ही निकले। खान साहब ने उठाकर जेलों में तो डाला, लेकिन अब वो ये जो चीज़ें हो रही हैं रिसेंटली, जो PTI के लीडरान उठाए गए, क्या ये इंतकामी कार्रवाई है? फवाद चौधरी साहब जो हैं मेरे दोस्त भी हैं, कि इनको ये बिल्कुल जो ख़ानदान को ECP के धमकी दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत थी। लेकिन किसी भी सियासी लीडर को हथकड़ी लगाकर जिस तरह पकड़ा गया है उस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था। एक आध नोटिस दे देते, फवाद माफ़ी मांग लेता तो वो बेहतर होता। इस किस्म की सियासत जो है मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल जी, मेरे साथ मौजूद थे मिफ्ता इस्माइल साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, डिटेल्स गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान की मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।